ताकि फोकस में आए। बीच में ग्रीन आया, हाँ ओके। तो देखो हम इधर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा डेफिनेटली उस पर तो डिपेंड करता ही है कितना फोर्स लगा रहे हैं, राइट। पर आज तक हमने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज अगर फोर्स का लोकेशन बदल जाए ना, क्या बोला मैंने, फोर्स का लोकेशन, जिस जगह पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो अगर बदल जाएगा तो बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का जो बिहेवियर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस, राइट। बिकॉज इफ आई गिव मी ए बॉटल तो मुझे, जैसे कि ये बॉटल है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये बॉटल यहाँ पर रखा गया है, अगर ढंग से मैं इसके लोअर पोर्शन में पुश करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट, दिस मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। बट अगर इसी बॉटल को मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, टिप में लगा रहा हूँ, राइट, तो इसका टॉपल होने का टेंडेंसी होगा। ये तो फ्लैट इंक्लाइंड इसलिए ऐसे दिख रहा है, ऐसे पुश करूंगा तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू व्हाट, टॉपल डाउन, राइट, अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। उतना ही फोर्स नीचे लगाऊंगा, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू ट्रांसलेट। उतना ही फोर्स अगर मैं ऊपर लगा दूंगा तो इसका टॉपल होने का टेंडेंसी होगा। डू यू एग्री विद दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कितना फोर्स लग रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, एंड एट द सेम टाइम कहाँ फोर्स लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया। और आज तक हमने हर एक प्रॉब्लम जो किया है, हर एक एफबीडी जो बनाया है, हर एक फोर्स जो अप्लाई किया है, वो हमेशा हमने सेंटर ऑफ मास में ही अप्लाई किया है। बाय नोइंगली अननोइंगली हमने हमेशा सेंटर ऑफ मास में ही अप्लाई किया है। एमजी हमने सेंटर ऑफ मास से बनाया, नॉर्मल हमने सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करवाया। फोर्स अगर हमने एक्सटर्नली लगाया किसी ब्लॉक पे, वो भी किसके थ्रू पास करवाया, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास करवाया, राइट। तो देखो, इफ ए बॉडी इज ओनली ट्रांसलेटिंग, क्या कर रहा है, सिर्फ सीधा मूव कर रहा है। बात समझ में आया। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वी कैन एज्यूम ऑल द फोर्सेस टू बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास, बट ट्रांसलेशन ही सिर्फ बॉडी का मोशन नहीं हो सकता, वो रोटेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट एंड रोटेट दोनों कर सकता है। गाड़ी का चक्का क्या करता है, आगे भी जाता है एंड एट द सेम टाइम क्या करता है, रोटेट भी करता है। जैसे कि ये फैन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशन। बात समझ में आ रहा है। जब हम चलते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, राइट। तो हमने अब तक जितना सारा डिस्कशन किया था उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस किया, राइट। और जब हम ट्रांसलेशन के बारे में, या कोई बॉडी मूव कर रहा है और सिर्फ उसके ट्रांसलेटरी इफेक्ट को स्टडी करना है, क्या बोला मैंने, कोई बॉडी मूव कर रहा है लेकिन सिर्फ उसका हमको ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करना है, इन दैट केस फोर्स कहाँ लग रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना फोर्स लग रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए हम हमेशा फोर्स कहाँ पर लगाते थे, सेंटर ऑफ मास पे लगाते थे। डू यू एग्री विद दिस। बट अभी के चैप्टर में, अभी के बाद या आज के चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम बॉडी का टोटल मूवमेंट स्टडी करेंगे। कोई भी बॉडी अगर मूव करेगा ना, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइदर इट विल परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशन, सीधा ट्रैवल करेगा, ठीक है। सेकेंडली इट माइट परफॉर्म प्योर रोटेशन, एज द केस ऑफ दिस फैन, सिर्फ गोल घूमता है, और इट में परफॉर्म कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एज वेल, जैसे गाड़ी का चक्का गोल भी घूमता है और आगे भी चलता है, ठीक है ना। सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दैट, सबसे पहले हमको रिजिड बॉडी का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। किसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा, रिजिड बॉडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज रिजिड बॉडी पढ़ेंगे तब जाके आगे का जो आइडिया है वो क्लियर होगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। सो तुमको अगर मैं पूछूं कि भाई तुमको रिजिड बॉडी वर्ड अगर सुनाई देता है तो तुमको क्या फील होता है, हाउ विल यू इंटरप्रेट ए रिजिड बॉडी। यस, दिस पेन इज ए रिजिड बॉडी, जो हमारा कॉमन फीलिंग है, पेन रिजिड है, ये डेस्क रिजिड है, बलून नॉन रिजिड बॉडी होगा, स्प्रिंग नॉन रिजिड बॉडी होगा। तो क्या देख के तुम ये जजमेंट देते हो कि ये बॉडी रिजिड है और ये बॉडी रिजिड नहीं है। हाँ, फिक्स्ड, ओके, मैं इस लाइंस को रिफ्रेम करता हूँ। फिक्स्ड शेप एंड साइज, अगर किसी का शेप एंड साइज टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो हमारा अंदर एक परसेप्शन आता है कि नहीं ये रिजिड बॉडी है। अगर किसी बॉडी का शेप एंड साइज टाइम के साथ बदल सकता है, उसको हम नॉन रिजिड बॉडी बुलाएंगे, ठीक है। सो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई बॉडी अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करता। उसका एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि अगर किसी को, तुम्हारे पास कोई रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, चलो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम।
लेट अस से ये बॉडी है एंड लेट अस से कि मैंने कहा कि यस दिस इज अ रिजिड बॉडी, right? So how do you define a rigid body? What is the actual definition of a rigid body? The definition is that if we choose any 2 points on that body, क्या बोला मैंने? If we choose any 2 random points on that body, if the distance between them d, if the distance between them d does not change with time, we say that the body is rigid. जब तक बॉडी इस रूल को फॉलो करेगा तब तक वो बॉडी रिजिड होगा। खुद सोच के देखो, अभी किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज नहीं होगा। ऑब्वियस नहीं है क्या? दैट इज एन इमीडिएट आउटपुट ऑफ द आइडिया कि अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी बॉडी के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, सोना मत प्लीज। हाँ नमन, तू भी लटक रहा है, तू ऑलरेडी 2 मिनट सो चुका है, तो प्लीज फोकस, ठीक है? उसका शेप एंड साइज टाइम के साथ चेंज नहीं हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, शेप एंड साइज जिसका चेंज नहीं होता वो रिजिड बॉडी, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पहला लाइन क्या होना चाहिए? डेफिनेशन, राइट? सर आप एक रिजिड बॉडी ले लो, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप चूज कर लो, घर ही देखो, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो वो रिजिड बॉडी है। एंड दैट इज द रीजन कोई बॉडी अगर अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करता, इसका मतलब ये है कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का गैप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। दैट इज द रीजन हम डेस्क, वाटर बॉटल, पेन, इन सबको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं, बिकॉज ये अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करता। इसका नोट्स मैं तुमको दे दूंगा, मैं लिखाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा क्लास में। हम क्लास में ज़्यादा तो टाइम मिल नहीं रहा, विल फोकस ऑन डिस्कशन, ठीक है ना? सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स में मैप बना के मैं तुम लोगों को समझा दूंगा। नोट्स, ये वाला जो नोट्स है मेरे पास, ये दे दूंगा तुमको जहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन देखो, सबसे अच्छा नोट खुद का नोट होता है। मेरा नोट तुम्हारे लिए बेस्ट नोट नहीं होगा, मैंने ये नोट अपने हिसाब से बनाया है। राइटिंग द पॉइंट, सो आई विल गिव यू दिस नोट्स, इसका प्रिंट आउट लेके आना। और क्लास में बहुत कुछ बोलता हूँ ना, सब कुछ तुम्हें लिखना पॉसिबल नहीं है। तुमको जो लगता है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें लिख के रखना, ठीक है? दैट वी विल सेव सम टाइम एंड इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन डिस्कशन, ठीक है ना? सो दिस इज द रिजिड बॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इस बेसिस पे मैं एक स्प्रिंग को भी रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ जब तक वो ये रूल फॉलो करेगा। कैसे? लेट अस से हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है m मास का, ये एक स्प्रिंग है, ये m मास का ब्लॉक है। लेट अस से इसका भी वेलोसिटी v, इसका भी वेलोसिटी v, दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी क्या है? v है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग में अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट चूज करूँ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, द डिस्टेंस बिटवीन देम is not going to change with time because both the blocks are moving together with the same velocity. The spring between any 2 points, the distance will stay the same, and under this particular condition हम इस spring को क्या बुलाएंगे? rigid body बुलाएंगे। That means rigid body एक concept है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट उस रूल को फॉलो करता है वो rigid body होगा। जैसे लेदर बॉल, क्रिकेट का बॉल, वो rigid body है? हमेशा नहीं है। अगर वो ज़मीन पे पड़ा हुआ तो वो rigid body है। बट कभी भी तुमने स्लो मोशन में देखा है जब वो बॉल जाके बैट के साथ टकराता है तो बॉल का शेप चेंज हो जाता है, वो दब जाता है, स्क्वीज हो जाता है, फिर खुलता है। ये देखा तुम लोगों ने, टीवी में बहुत दिखाते हैं, रैकेट के साथ टेनिस बॉल आके जब हिट करता है तो उस वक्त तुम अगर पूछोगे कि सर क्या ये लेदर बॉल रिजिड है क्या, मैं बोलूँगा नहीं, दिस इज नॉट ए रिजिड बॉडी, बिकॉज उस वक्त उसका शेप एंड साइज क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। और गेटिंग द पॉइंट? नाउ इस स्प्रिंग के केस में इफ दिस इज द एम ब्लॉक, if this is the spring, if this is V1 and if this is V2, obviously the spring जो है वो either extend कर रहा होगा या compress कर रहा होगा, depending on the values of V1 and V2। अभी ऐसे सिचुएशन में अगर तुम मुझे पूछोगे क्या सर ये स्प्रिंग रिजिड है क्या, मैं बोलूँगा नहीं, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट ए रिजिड बॉडी, बिकॉज दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो टाइम के साथ अलग अलग। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए रिंग। सोचिए एक रिंग है और यहाँ पर और 2 रिंग्स हैं, ठीक है? वैसे दिस इज ए, वैसे दिस इज बी एंड लेट अस से दिस इज सी। सर्कुलर मोशन तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। लेट अस से ये ओमेगा से मूव कर रहा है, ये भी ओमेगा से मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर ए वाला जो रिंग है क्या वो रिजिड है, मैं बोलूँगा यस। उस रिंग का शेप एंड साइज टाइम के साथ चेंज
नहीं हो रहा। क्या रिंग बी रिजिड बॉडी है? मैं बोलूँगा यस, बी भी रिजिड बॉडी है, बिकॉज उसका शेप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर क्या ए प्लस बी, ये जो सिस्टम हमने लिया है ए एंड बी टेकन टुगेदर, इज दिस द रिजिड बॉडी? कम ऑन, ए एंड बी टेकन टुगेदर, इज दैट a rigid body? The answer is yes. Yes, that is a rigid body. देखो तुमको डेफिनेशन में फोकस करना है। डेफिनेशन ये है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा एंड दोनों का एंगुलर वेलोसिटी मैंने सेम दिया है। ये जितना एंगल घूमेगा ये उतना ही एंगल नीचे घूमेगा और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम में रहेगा। बात को समझो। सो ए प्लस बी सिस्टम टेकन टुगेदर, तो थोड़ा ठीक से बैठ, ठीक है। ए प्लस बी सिस्टम क्या होगा? रिजिड होगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर तुम मुझे पूछोगे, एक मिनट सर, ए प्लस बी प्लस सी, ये बड़ा वाला जो रहेंगे सी, क्या ये तीनों मिला के हम इन तीनों को रिजिड सिस्टम बोल सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज सी और ए का जो प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? या बी और सी का जैसा रिलेटिव प्लेसमेंट था वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो इन दैट केस ए प्लस बी प्लस सी इज ए नॉन रिजिड सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली एक बॉडी रिजिड है या नहीं वो एक मैथमेटिकल आइडिया है। जब तक वो सिस्टम वो रूल फॉलो करता है तब तक वो रिजिड बॉडी होगा। इज दैट क्लियर? पॉज। धीरे धीरे दिन आ रहा है, इट्स गेटिंग क्लोजर। डी डे आने वाला तेरा। ठीक, okay, let's see. So we talked about rigid body, right? Now we are going to talk about the properties of rigid body, कि rigid body कैसा कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये पूरा डिस्कशन जो है ये इसी आइडिया पे बेस्ड है कि rigid body में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी let's go back a little and let's remember the concept of velocity of approach and velocity of separation. Can anyone tell me कि approach and separation इस velocity से होता क्या है? Why are these velocities defined for? Velocity of approach या velocity of separation? कुछ बोलेगा? ऐसे पेन उठाया, मुझे लगा तो कुछ बोलेगा। बोलो। Velocity of approach या velocity of separation क्या था? Come on, anyone? जब जो बॉल एक दूसरे के पास आ रहा था वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में जो वेलोसिटी से आ रहा था वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और जिससे दूर जा रहा है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, सो बेसिकली सीधा सीधा बोला जाए कि किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा जितना स्पीड से आता हुआ दिखेगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या गैप इंक्रीज कर रहे हैं तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा जितने स्पीड से जाता हुआ दिखेगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द लेंथ बिटवीन द टू पार्टिकल्स और चेंजिंग द गैप बिटवीन द टू पार्टिकल्स। और रिजिड बॉडी में हमने क्या डिफाइन किया कि किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का गैप वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता फॉर अ रिजिड बॉडी, विच मीन्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, बिकॉज दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस वो टाइम के साथ बदल नहीं सकता। अगर किसी भी पार्टिकल के पास अप्रोच वाला वेलोसिटी है तो वो तो डिक्रीज हो जाएगा उनके बीच का गैप, और अगर सेपरेशन है तो उनके बीच का गैप टाइम के साथ क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? अच्छा, इसको थोड़ा सा भी मैथमेटिकली देख लेते। आई नो दिस, मैंने ये मानता नहीं है, मैं सोचा फोन को उधर घुमा देने से ठीक था बेटा। चलो यहाँ देखो, लेट्स सी दिस। अभी ये एक रिजिड बॉडी, मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर लिया कि ये एक रिजिड बॉडी है। दिस आर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी। हमने दो पार्टिकल्स को चूज किया, पहला पार्टिकल का नाम क्या ए है, दूसरे पार्टिकल का नाम क्या बी है, और उनका वेलोसिटी कुछ ऐसा है वी ए वी बी, राइट? एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? द गैप बिटवीन देम इज ए बी, दैट इज गिवन एज डिस्टेंस डी। एंड रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ये बताता है कि डी का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डी वाला जो डिस्टेंस है या द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, उस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटीज है
उन्हीं वेलोसिटीज़ को यूज़ करके हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइन करते हैं। तुमको याद है? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, है ना? तो एक बार इस वेलोसिटीज़ को रिजॉल्व करते हैं। एक क्या होगा, दैट इज वी ए कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा वी ए साइन थीटा। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज वी बी कॉस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वी बी साइन अल्फा। आई एम कंसर्न अबाउट दिस टू वेलोसिटीज, थोड़ा सैनिटाइज देना। आई एम कंसर्न अबाउट दिस टू वेलोसिटीज, वी ए कॉस थीटा एंड वी बी कॉस अल्फा। वाई? Why so? Why am I concerned about VA cos theta and VB cos alpha? Because they have the capacity to what? To what? They have the capacity to change the distance between the two particles, which is not allowed in this discussion because the body is rigid, right? बात समझ में आया? तो एक काम करते हैं, लेट्स सी दिस एंटायर पिक्चर विथ रेस्पेक्ट टू एनी वन पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और मैंने तुमको सिखाया था किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर देखना है तो उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो करना पड़ता है, और ज़ीरो करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाना पड़ता है। और तुमने ऑब्जर्वर के रेस्ट में लाने के लिए जो भी काम किया, जो भी मेहनत किया तुमने, एग्जैक्टली सेम चेंज ऑब्जेक्ट के साथ भी करना पड़ेगा। तो लेट अस से ए के आंखों से देखेंगे, वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड विद ए, कि ए को क्या दिखाई देता है। डू यू एग्री विद दिस? सो इन दिस केस ए इज द ऑब्जर्वर, बी इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। एक चलते हुए बस में तुमको पूछो कि तुम मूव कर रहे हो क्या, तुम ये नहीं बताओगे, तुम बोलोगे सर मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, पूरा दुनिया मूव कर रहा है बट आई एम एट रेस्ट। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। सो द ट्रिक जो मैंने सिखाया था, पीछे लगाऊंगा वी ए कॉस अल्फा, चलो लगा देता हूँ दूसरे कलर से। दिस इज वी ए कॉस थीटा, इस पे भी लगा देंगे हम इस तरफ वी ए कॉस थीटा। वी ए साइन थीटा को जीरो करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया, दिस इज वी ए साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ये तो इसी तरफ आ जाएगा, है ना, प्लस वी ए साइन थीटा। सो व्हाट इज द न्यू पिक्चर? द न्यू पिक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ए तो कंप्लीटली रेस्ट में आ गया। ए जो है ये है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है ना, और ए को दिख रहा है कि बी के पास इधर एक वेलोसिटी है, एंड लेट अस से कौन बड़ा कौन छोटा हमको तो पता नहीं है। एक तरफ रिजल्टेंट लिख लेता हूँ, तरह से ये रिजल्टेंट है इस तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, वी बी कॉस अल्फा माइनस वी ए कॉस थीटा। वी बी कहाँ गया भाई, कॉस अल्फा माइनस वी ए कॉस थीटा। ध्यान देना, थोड़ा सा क्लमसी है बट होप सो तुमको दिखाई दे रहा है। ये वाला कंपोनेंट ये है, और इस वाले कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, वी बी साइन अल्फा प्लस वी ए साइन थीटा। स्क्रीन में आ रहा है ना, कैमरा आ रहा है, समझ में आ गया? तो दिस इज द न्यू पिक्चर एज सीन थ्रू द आईज ऑफ द पार्टिकल ए। पार्टिकल ए बोल रहा मैं तो मूव नहीं कर रहा, बी मूव कर रहा है, उसके पास इधर एक वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी से वो मुझसे दूर जा सकता है, ये वाला वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर बदल सकता है, वो इस वेलोसिटी के लिए बदल सकता है, और दूसरा वाला तो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे, ये इस गैप को अफेक्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आया? बट दिस इज अ रिजिड बॉडी, द गैप बिटवीन देम कैन नेवर चेंज, which means this component या this velocity has to be equal to 0. Do you understand this? So in this case मैंने जैसा डायग्राम बनाया, this is velocity of separation. अगर तुम एरो उल्टा देते, that would have been the velocity of approach, and I am trying to say that this quantity will always be equal to 0. Is that clear? चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट? So यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख के रख सकते हैं, ये आ रहा so that is VB cos alpha should be equal to what? VA cos theta. As a result of this, velocity of approach / separation will always be equal to 0. Is that clear? Yes, तो अभी मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये तो वीडियो में रहेगा, तुम लोग कॉपी भी करोगे, राइट?
अच्छा, तो ये कंपोनेंट गायब हो गया, लेकिन ये कंपोनेंट तो जिंदा है, ये तो रेस्ट में है। कम ऑन, क्या दिख रहा है तुमको? 2 कंपोनेंट दिख रहा है, एक कंपोनेंट दिख रहा है? हाँ, 2 दिखना नहीं चाहिए, गायब है, इनविजिबल है, किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ ये दिख रहा है, ठीक है ना? तो ओए, तो ए जो है, और यहाँ पर देखो ये पार्टिकल का जो ये वाला वेलोसिटी है, ध्यान से देखना, ए रेस्ट में है, और बी वाला पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ए बी अगर मैं लाइन खींचता हूँ उससे 90 डिग्री पे है। सो कैन यू टेल मी कि ए को बी कैसा मूव करता हुआ दिखेगा? मैडम इस तरह प्लीज, बोलो। ये तो एक जनरल सिचुएशन है ना, दिस इज ए, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ए जनरल सिचुएशन। ये जो सिचुएशन हमेशा वैलिड होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि B का वेलोसिटी हमेशा ए बी वाले लाइन से 90 डिग्री पे ही तो रहेगा। तो तुम ऐसा मत सोचो कि कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा। ये मैंने कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ड्रॉ नहीं किया है, एक जनरल सिचुएशन है। ए और बी के बीच का वेलोसिटी और ए बी लाइन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। किसी मोमेंट का डायग्राम नहीं है ये हमेशा वाला डायग्राम है। हमेशा ए और बी के बीच ऐसा ही रिलेशन होगा। तो बोलो कैसा मोशन कर रहा है ए के रेस्पेक्ट में बी? कम ऑन, ये सर्कुलर मोशन है। कहाँ इतना टेंशन हो रहा है यार? ए सेंटर, ए को सेंटर मानो, ए भी बन गया रेडियस। और हमने क्या सीखा है कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल चक्कर मारता है वो हमेशा उसका जो स्पीड होता है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। बात समझ में? बहुत लोगों ने ये जवाब दिया सर नीचे जाएगा। ये डाउट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? नीचे नहीं जाएगा, ये सिचुएशन हमेशा होल्ड करेगा। दिस सिचुएशन इज ऑलवेज वैलिड। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि रेडियस जिसको मानता हूँ उसके साथ हमेशा 90 डिग्री पे होगा। तो बात को समझना, एक रिजिड बॉडी में किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट हमेशा सर्कल में घूमेगा। विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी ऑल अदर पॉइंट्स मूव इन ए सर्कल। भाई ये कहानी, ये ए जो है, ये बी जो है, ये 2 पॉइंट्स कौन सा पॉइंट्स है? Are there any specific points on the rigid body? No. They represent any 2 points on the rigid body. तो अभी जो मैंने तुमको कहानी बताया, ये जो कहानी है हर किसी पार्टिकल के लिए वैलिड है। रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट को तुम पूछ लो, बाकी जितने सारे पॉइंट्स तुमको दिख रहा है, बी दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा, डी दिख रहा होगा, मैंने बनाया नहीं डायग्राम में, बट इमेजिन तो कर ही सकते हो ना। बी सी डी ई एफ जी एच सबके साथ यही सिचुएशन सेम होगा। तो एक ए में बैठ कर अगर मैं बी को देखूँ या सी को देखूँ या डी को देखूँ या ई को देखूँ, एफ को देखूँ, किसी भी पार्टिकल को देखूँ जो कि रिजिड बॉडी में है, वो ए को सर्कल में ही मूव करता हुआ दिखेगा। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी। विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, रेस्ट ऑल अदर पॉइंट्स, क्या बोला मैंने? विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, वी आर नॉट लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड तो कहानी बदल जाएगा। रिजिड बॉडी में बैठ के अगर देखोगे तो हर एक पार्टिकल तुमको गोल घूमता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉट फर्स्ट। The first property is the velocity of approach, velocity of separation will be equal to 0. Second property is with respect to any point on the rigid body, rest all other points will be moving in a circle. ठीक है? लास्ट क्या है देखो, लास्ट यहाँ पर एक है, मैंने 3 पार्टिकल्स ड्रॉ किया A B C, तीनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। तुम कहाँ पर बैठे हुए हो? तुम A पे बैठे हुए हो और तुम B और C को देख रहे हो। बात समझ में आया? And let us say this rigid body is rotating. This rigid body is rotating. Just try to imagine कि सोचो गाड़ी का स्टीयरिंग जैसे गोल घूमता है, इस रिजिड बॉडी को भी हमने वैसे घुमा दिया, पकड़ के ऐसे घुमा दिया। ठीक है ना? अभी अगर तुम ए में बैठ के ए बी वाले लाइन को देखो और ए सी वाले लाइन को देखो, ए बी वाला लाइन जितना झाड़ू मारेगा ए सी वाला लाइन भी उतना ही एंगल का झाड़ू मारेगा। डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन। If you are sitting at A and if you look at B and AB is the broom, तो वो जितना एंगल स्वीप करेगा AC वाला लाइन भी उतना ही एंगल स्वीप करेगा। इट इज कॉमन सेंस, राइट? तो A के रेस्पेक्ट में B ने जितना एंगल कवर किया होगा C ने भी उतना ही एंगल कवर किया होगा इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। So can I say that the angular velocity of B and the angular velocity of C will be same? What is angular velocity? Angle covered by time taken. AB वाले लाइन ने जितना एंगल स्वीप किया उतने ही टाइम में AC वाले लाइन ने भी
उतना ही स्वीप किया। अगर मैं और एक लाइन बनाता AD और एक लाइन बनाता AE और एक लाइन बनाता AF, तो हर एक लाइन तो सेम एंगल स्वीप करता ना। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके जस्ट पहले हमने ये कंक्लूड किया, भाई साहब B जो है उस सर्कल में घूमता है। B नहीं, B C D E F G H हर कोई। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, A में बैठ के तुम चाहे B को देखो, C को देखो, D को देखो, E को देखो, everyone will have the same angular velocity. Now this is the next conclusion. With respect to any point on a rigid body, no doubt every other point is moving in a circle, and every other point with respect to that point will have the same angular velocity. याद रहेगा ये concept? Yes, sir. With respect to any point on a rigid body, rest all other points will have the same angular velocity. This is the third property. बस इतना ही बताना था। यहाँ तक क्लियर है? Yes. पक्का? श्योर? चलो पॉज। ठीक है, फोकस कर स्क्रीन। ओके फाइन। नाउ थोड़ा सा आइडिया है 5 मिनट जैसा, इसमें ये कंप्लीट कर लेते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, राइट? और मैंने ये 3 टर्म्स तो पहले भी यूज़ कर लिया, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। लास्ट में किया, वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। इज दैट क्लियर? नाउ आज हम प्योर ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करेंगे। इसका लाइंस मैंने अपने नोट में लिख के दिया, तुम सिर्फ सुनो। इफ़ ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे that every point on that rigid body, क्या बोला मैंने? उस rigid body का हर एक point, if it travels the same distance in that same amount of time, we say that the body is performing translatory motion. बात समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर उस rigid body का हर एक point same distance cover करता है in the same amount of time, then we say that the rigid body is performing pure ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब क्या है? सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम, मतलब हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। सो लेट अस से कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुँचा, कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुँचा, कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुँचा, कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुँचा। सबने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? D D D, करेक्ट? इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, विच मीन्स इसका वेलोसिटी अगर v है, इसका वेलोसिटी अगर v है, इसका भी वेलोसिटी अगर v है, इसका भी वेलोसिटी अगर v है, सब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? सेम ही होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर टाइम के साथ ये वेलोसिटी बदलता है, इफ द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, देन एवरी पॉइंट विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन, बिकॉज इस बॉडी में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा। सोचो T1 टाइम में हर किसी का v1 वेलोसिटी है, T2 टाइम में हर किसी का v2 वेलोसिटी है, T3 टाइम में हर किसी का v3 वेलोसिटी है। देखो ट्राई टू, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजिड बॉडी में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम रहेगा टाइम के साथ, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जिस मोमेंट में तुमने रिजिड बॉडी को देखा, एट दैट मोमेंट सोचो T1 टाइम में तुम उस रिजिड बॉडी को देख रहे हो, तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? सेम। नेक्स्ट T2 टाइम बाद वेलोसिटी बदल सकता है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट every point on the rigid body will have the same speed. That means V2 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 सबका V2 होगा। जिस T3 टाइम में देखोगे तो सबका V3 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि all of them are undergoing the same acceleration. जितने टाइम में V1 to V2 बनता है पार्टिकल 1, उतने ही टाइम में दूसरा पार्टिकल भी V1 से V2 बनता होगा। Try to understand this. So हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर A है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? A होगा। इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? A होगा। जैसे कि इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? A होगा। सो दिस इज हाउ ये डिफाइन प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। और ये तो तुमको समझ में आता ही है। मोमेंटम डिफाइन क्या है? सबका वेलोसिटी सेम है, v कॉमन ले लूँगा, मास बच जाएगा, m इंटू वी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, कैपिटल M लिख देता हूँ। दिस इज द मास ऑफ द एंटायर रिजिड बॉडी, राइट? और ये क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, और कैपिटल M इज द मास ऑफ द एंटायर रिजिड बॉडी। कोई डाउट? ठीक है। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। और एक तरीका मैं तुमको समझाना चाहूँगा। कोई बॉडी यू नो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको जज करने के लिए हम एक उसके साथ रेफरेंस एक्सिस अटैच कर सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि हमने एक XY एक्सिस उस बॉडी पे चिपका दिया। जस्ट इमेजिन करो मैंने चिपका दिया। बात समझ में आया? अगर XY का ओरिएंटेशन, X और Y लाइन का अगर ओरिएंटेशन बदलता नहीं है तो वो बॉडी प्योर ट्रांसलेशन ही करेगा। कैसे? जैसे कि मैं ये एक बॉडी लेता हूँ, लेट अस से दिस इज X एक्सिस, लेट अस से दिस इज Y एक्सिस। स्क्रीन में आ रहा है?
राइट? कलर से ब्लू ब्लू मतलब कलर रेड से फिर ये वाला चेंज कीजिए। आपका चौक ठीक है, ओके। सो एक्सिस मैंने रिजिड बॉडी में फिक्स कर दिया, ओके। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब है ऐसा, मतलब कुछ एंगल में बेंड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन चेंज। तो अगर ऐसा मूव कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन ओरिएंटेशन, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर ऐसा मूव कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसलेटरी मोशन, बिकॉज एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। ओरिएंटेशन तभी चेंज होगा जब ये रोटेट कर जाए। तो ऐसा मत सोचना कि ट्रांसलेटरी मोशन हमेशा ऐसा मोशन होता है, ऐसा वेवी मोशन भी हो सकता है। बात समझ में? किसी भी पॉइंट्स में, किसी भी वक्त में दो पॉइंट्स का अगर वेलोसिटी चेक करोगे, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी चेक करोगे, क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। सो दिस इज एन ईजियर वे टू इंटरप्रेट। जस्ट इमेजिन एन एक्सिस फिक्स्ड विद इट, एक्स एंड वाई। जब तक बॉडी घूमेगा नहीं तब तक उनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा तो जैसा भी मोशन हो वो क्या होगा? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ में? इस चीज़ को याद रखना। डन फॉर टुडे। वीडियो बंद करो।